अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ साकिब सैफ। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस और स्पीड को ऑलरेडी डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू दी एसएलओज। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक था लॉज ऑफ मोशन। मोशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम मोशन के लॉज डिस्कस करेंगे। तो टोटल मोशन के लॉज कितने हैं? 3 हैं। तो उनमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ हमारा जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। अब इनर्शिया क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि फ़र्स्ट लॉ क्या कहता है। फ़र्स्ट लॉ में ये स्टेटमेंट आप इजीली दे सकते हैं। एक तो स्टेटमेंट बुक वाइज हो जाती है और दूसरा कंसेप्चुअल हो जाती है। कंसेप्ट यहाँ से हमें क्या मिलता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तभी वो मूव करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ग्राउंड के अंदर बॉल को हिट किया जाता है तो बॉल बाउंड्री की तरफ जाता है, तो ग्रेजुअली उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ होती जाती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में स्पीड उसकी डिक्रीज़ हो जाती है और जिसकी वजह से वो एक स्टैटिक पोजीशन में आ जाता है। तो चलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स में। तो फर्स्ट लॉ की एग्जांपल्स हमारे पास बहुत हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि जो गोल्फ बॉल मौजूद है टी पर, अगर हम इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि स्टैटिक पोजीशन से डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक फ़ोर्स लगानी पड़ेगी, इसको हिट करना पड़ेगा। अगर हम इसको हिट कर देते हैं तो ये मोशन की पोजीशन में आ जाएगा, वहाँ से डिस्प्लेस होकर। तो जब ये डिस्प्लेस हो चुका होगा, मोशन की पोजीशन में होगा, तब भी इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी जो कि फ्रिक्शन की सूरत में होंगी एयर में। तो एयर के बाद जब वो ग्राउंड के साथ हिट करेगा तब भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी जो कि फ्रिक्शनल फोर्स होगी, जो कि ग्राउंड की तरफ से होगी। तो उनके बीच में जो फोर्स फ्रिक्शन होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो इसको रोकने की कोशिश करेगी, तो अगेन ये स्टैटिक पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास फर्स्ट लॉ की एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन हो गई होगी कि हमने फोर्स अप्लाई की तो वो मोशन में आया, और मोशन में रहते हुए भी उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हुई जो कि फ्रिक्शनल फोर्स थी, जिसकी वजह से वो अगेन रेस्ट पोजीशन में आ गया। तो सेकंड एग्जांपल हम दे सकते हैं कार की। अगर हम कार को स्टार्ट करते हैं तो इंजन के थ्रू उसको पावर देते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, तो कार जो है वो स्टार्ट हो जाती है और वो रन करना शुरू करती है, जिसकी वजह से वो स्टैटिक पोजीशन से मोशन की पोजीशन में आ जाती है। अगर हम उसको रोकना चाहते हैं मोशन की पोजीशन से वापस स्टैटिक पोजीशन में, तो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, यानी कि वही अगेन फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मूविंग कार स्टैटिक पोजीशन में ईजिली आ जाती है। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की एग्जांपल हो गई। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे कि कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि हम देख नहीं सकते, जो कि हमें प्रैक्टिकली नज़र नहीं आती कि कोई फिज़िकली वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जाके खुद अप्लाई कर रहा है या नहीं। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि वो मूव करते करते आहिस्ता आहिस्ता खुद ही रुक जाते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो फॉर एग्जांपल हम बॉल को हिट करते हैं तो वो ग्राउंड पे खुद ब खुद रुक जाता है, तो वही फ्रिक्शनल फोर्स होती है, यानी कि जो नज़र ना आए। As we know that first law of motion is also known as the law of inertia, so that's why we will be discussing here about the law of inertia. सो अगर आप किसी गाड़ी में मूव कर रहे हैं और वो गाड़ी 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ, अगर सडनली ब्रेक्स अप्लाई होती हैं या कोई वॉल सामने आ जाती है तो कार जो है वो स्टैटिक पोजीशन में आ जाएगी, बट आपकी बॉडी फिर भी 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जस्ट बिकॉज आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ, आपने उस चेंज के ख़िलाफ़ जो कि उस मोशन के अगेंस्ट आना था उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से सेम स्पीड से ही ट्रैवल करेगी जिस स्पीड से कार ट्रैवल कर रही थी। तो इसको हम इनर्शिया कहेंगे, जो कि रेजिस्ट करे अगेंस्ट द मोशन। जो मोशन प्रोड्यूस हुआ है उसके अगेंस्ट जाए, या जो एक्शन प्रोड्यूस हुआ है उसके अगेंस्ट जो बॉडी चेंज प्रोड्यूस करती है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। ये एक इसकी एग्जांपल है कार की। तो सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ इज़ बेसिकली द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। यानी कि आप अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसी उसी स्पीड से, उसी एक्सेलरेशन से मूव करेगी, यानी कि जितनी फोर्स आप अप्लाई करेंगे वो उतनी ही तेज़ी से मूव करेगी। ये हमारा सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है। सेकंड लॉ में हम देखेंगे कि मास जो है वो किलोग्राम्स में अगर लिया जाता है तो एक्सेलरेशन हमारी मीटर इनटू
मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब हम सेकंड लॉ के रिलेशन को डिस्कस करेंगे। क्लियरली आप देख सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू एम ए, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी कि आप जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी। बट एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि मास जितना ज़्यादा होगा ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना कम प्रोड्यूस होगी। जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही उसमें कम एक्सेलरेशन या स्पीड प्रोड्यूस होगी। ये हमारा रिलेशन हो जाता है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल होगी। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बिकॉज जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये एक छोटा सा रिलेशन सेकंड लॉ का था, फोर्स इज़ इक्वल टू एम ए। फर्दर हम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ में। व्हेन मास इज़ इन किलोग्राम्स, एक्सेलरेशन इज़ इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द यूनिट फोर्स इज़ इन न्यूटन्स। तो जब हमारे पास मास किलोग्राम्स में होगा तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी, फोर्स न्यूटन में होगा। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, यानी कि वो फोर्स 1 न्यूटन की जो कि हमें 1 किलोग्राम ऑफ मास को मूव करवाने में लगे, जबकि उसकी स्पीड कितनी हो, सॉरी एक्सेलरेशन उसकी कितनी हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब जाके हमारी जो नेट फोर्स होगी वो 1 न्यूटन के बराबर होगी। ये एक छोटी सी एग्जांपल है यूनिट्स को मद्देनज़र रखते हुए। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ इज़ वेरी इजी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी अगर आप अमल करते हैं तो उसका एक रद्द अमल होता है, इसी को हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ को फर्दर डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इंटरैक्ट विद ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, दे एक्सर्ट फोर्सेज अपॉन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर फोर्सेज यानी कि कुव्वत लगाएंगे। व्हेन यू सिट इन चेयर, जब आप कुर्सी पर बैठेंगे, योर बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स ऑन द चेयर, एंड द चेयर एक्सर्ट्स अ अपवर्ड फोर्स ऑन योर बॉडी। यानी कि अगर आप चेयर पर बैठेंगे तो आपकी फ़ोर्स जो होगी उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, जबकि चेयर आप पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसकी फ़ोर्स अपवर्ड होगी। These are two forces resulting from this interaction, a force on the chair and a force on your body. These two forces are called action and reaction forces. यानी कि आपने एक्शन किया तो चेयर की जो फोर्स आप पे लगी वो उसका रिएक्शन था। तो ये हमारे थर्ड लॉ की एक छोटी सी एग्जांपल है। न्यूटन्स थर्ड लॉ को मज़ीद समझने के लिए हम एक और एग्जांपल कंसीडर करेंगे, जिसमें कंसिडर द propulsion of a fish through the water. A fish uses its fins to push water backwards. In turn, the water reacts by pushing the fish forwards, propelling the fish through the water. The size of the force on the water equals the size of the force on the fish. The direction of the force on the water backwards is opposite to the direction of the force on the fish forwards. अभी इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो फ़िश है उसके जो फिन्स हैं वो, अगर वो फिन्स पानी के अंदर मूव करेगी तो उसकी जो फोर्स पानी पर अप्लाई होगी वो बैकवर्ड होगी, यानी कि वो बैकवर्ड धकेलने की कोशिश करेगी वाटर को, जबकि वाटर जो है उस पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा उसके फिन्स पे और फिश को फॉरवर्ड मूव करवाएगा। बट दोनों की जो फोर्सेस होंगी वो इक्वल होंगी, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो वाटर ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ़िश को मूव करवाया, जबकि फ़िश ने वाटर को पीछे धकेला, पीछे की तरफ मूव किया। तो यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बोथ विल बी इक्वल, दैट्स वाई फिश इज़ मूविंग, प्रोपेलिंग थ्रू द वाटर। फर्दर एग्जांपल को भी कंसिडर करेंगे। फ्लाइंग ग्रेसफुली थ्रू द एयर, बर्ड्स डिपेंड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एज द बर्ड्स पुश डाउन द एयर with their wings, the air pushes their wings up and gives them lift. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बर्ड जब फ्लाई करता है तो वो अपने विंग्स के थ्रू एयर को डाउनवर्ड पुश करता है। तो एयर क्या करेगी, रिएक्शनल फोर्स के हेल्प से उसको अपवर्ड मूव करवाएगी, अपवर्ड एक लिफ्ट देगी, जिसकी वजह से वो बैलेंस पोजीशन में फ्लाई कर सकता है। यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जिसकी वजह से वो उसको लिफ्ट मिल पाती है। यानी कि उसने विंग्स के थ्रू एयर को डाउनवर्ड पोजीशन में पुश किया, जबकि एयर ने उसको अपवर्ड पोजीशन में रिएक्शनल फोर्स के थ्रू अपवर्ड पोजीशन में लिफ्ट प्रोवाइड की, जिसकी वजह से वो स्मूथली ग्रेसफुली फ्लाई कर सकता है। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखना चाहेंगे। द बेसबॉल फोर्सेस द बॉल